नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। चूड़ियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे कांच की या अलग अलग धातुओं से बनी हुई चूड़ियाँ। कई चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ होती हैं जो लाख नामक पदार्थ से बनती है। लाख एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि एक तरह के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। लाख का कीड़ा बेर या बबूल, शीशम आदि पेड़ों पर होता है और इन पेड़ों की शाखाओं से लाख को अलग करके लाख से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। उन वस्तुओं में जैसे गले का हार, कई सजावटी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं एवं डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। लाख का सबसे अधिक प्रयोग भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में किया जाता है और इन सभी राज्यों में लाख की चूड़ियाँ भी बहुत प्रचलित हैं। लाख का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड राज्य में होता है। तो लाख के कई तरह की जयपुरी कड़े या कड़े चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं जो कि काफ़ी सुंदर होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं और यह उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। तो पहले आज हम कामता नाथ जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी काम किए, जैसे कि साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामता नाथ की पहचान एक शिक्षक कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। अपने समकालीन समवयस्क कथाकारों से पृथक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी कथाओं का सृजन किया है जिनमें वर्गीय चेतना और क्रांतिकारी प्रभाव है। उन्होंने अपनी कई कृतियाँ रचनाएं द्वारा सम्मान प्राप्त किया है। उनके प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं उनमें है समुंदर तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, दो खंड, पिघले की बर्फ। उनके कहानी संग्रह हैं चुटियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं दिशाहीन, पुल्लन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, भारत भाग्य विधाता, औरतें आदि। अनुवाद प्रेत, संपादन कंथांतर। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख है पहल सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्ति बोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनका निधन 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में हुआ। कामता नाथ जी की प्रसिद्ध कहानी लाख की चूड़ियाँ भारत के ग्रामीण उद्योगों पर प्रकाश डालती है। भारत में कई तरह की हस्तकलाएं हैं, जैसे कि हस्तकलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के द्वारा काफ़ी लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। इन लघु उद्योगों से काफ़ी लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इन छोटे छोटे लघु उद्योगों से काफ़ी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो कामता नाथ जी ने अपनी इस कहानी में बताया है कि किस तरह से मशीनी युग आने से इन लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ा और कई तरह के लोगों का रोजगार छीन गया। मशीनी युग आने से भारत में काफ़ी जो वस्तुएं हैं वो मशीनों से बनने लगी, क्योंकि मशीनों से बनने वाली वस्तुओं का जो लागत है वो कम होता है और लागत कम होने से उनकी मांग भी अधिक होने लगी। इससे जो हस्तकला हाथ से बनने वाली वस्तुएं हैं उनकी मांग कम होने लगी, जिससे इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से भी लेखक ने एक ऐसी ही व्यथा का वर्णन किया है। कामता नाथ जी ने आज़ादी के ठीक बाद के भारतीय समाज में होने वाले बदलावों को अपने लेखन का आधार बनाया है।
भारत आज़ाद होने के बाद भारत में मशीनी युग आया, जिससे गांवों में जो छोटे छोटे उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो इससे भारतीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया और इन्होंने यह अपनी कहानी के माध्यम से दर्शाया है। यह कहानी लेखक अपने बचपन की घटना बताते हुए लिखते हैं और यह कहानी मैं शैली में लिखी गई है। लेखक खुद अपनी इस कहानी का वर्णन करते हैं। कहानी इस तरह से है कि लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक कहता है कि जब बचपन में अपने मामा के गांव जाते थे छुट्टियों में, तो मामा के गांव जाने में उनको सबसे अच्छा क्या लगता था कि वहाँ पर उनको लाख की गोलियाँ मिलती थी। तो उनके गांव में बदलू नाम का एक चूड़ी बनाने वाला था, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और इसके अलावा वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर लेखक को देता था और इसलिए लेखक खुश होकर हर साल अपने मामा के गांव शौक से जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो जैसे कि बच्चे अपने मामा के गांव का होने के कारण लेखक कहता है कि उसे बदलू को भी बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह क्या कहता था, बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे भी बदलू काका कहा करते थे। तो वो बदलू के जीवन के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था कि कुछ ऊंचाई पर बना था और उसके सामने ही मकान के सामने ही एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो बदलू अपना काम जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था अपने घर के आंगन में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किया करता था और उसके पास ही एक भट्टी धहकती रहती, भट्टी यानी कि अंगीठी धहकती रहती, बगल में भट्टी धहकती रहती यानी कि एक अंगीठी जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो लाख को पिघलाकर वह इसको नरम करता था, नरम करने पर ही अलग अलग आकार की चूड़ियाँ बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। उसके सामने लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा रहता और लाख को मुलायम होने पर वह सलाख यानी कि धातु की छड़ के समान लाख को पतला करके अलग अलग तरह की चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ यानी कि जिस पर वह बेलन नुमा जो गोल गोल छड़ें होती हैं, उस पर जो लाख होता है उसको अलग अलग तरह का चूड़ियों का आकार देता और जो बेलन नुमा मुंगेरियाँ थी आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि बदलू अपना काम कितनी मेहनत से करता था कि मुंगेरियों पर पहले वो लाख को पिघलाकर गोल चिकना बनाता और मुंगेरियों पर पहले लाख को पिघलाकर कि वो गरम करके पिघला लेने के बाद मुंगेरियों पर चढ़ाकर उससे अलग अलग आकार की चूड़ियाँ बनाता और उसके पश्चात चूड़ियों पर रंग करता था। चित्र में आप देख रहे हैं कि बदलू लेखक को किस तरह से लाख की गोलियां बनाकर दे रहा है। अब इसमें बताया गया है कि बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए यानी कि एक तरह खाट या चारपाई पर बैठकर किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता,
जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। कि पास में ही उसके यहाँ एक पास हुक्का पड़ा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो जब भी लेखक अपने गांव जाता था तो अपनी छुट्टियों में तो वह ज़्यादातर अपना दोपहर का समय बदलू के पास बिताता था। बदलू लेखक को लल्ला कहा करता और लेखक कहते हैं कि मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया छोटी चारपाई मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। कि चूड़ियाँ बना लेने के बाद वह जब रोज़ 4-6 जोड़े चूड़ी के बनाता, यानी कि लगभग 12 चूड़ियाँ बनाता रोज़, और जब वो चूड़ियाँ बना लेता तो बेलन पर चढ़ाकर इस प्रकार देखता जैसे कि किसी नई दुल्हन ने, नई बहू ने अपने हाथ में वह चूड़ियाँ पहनी हो। तो इससे पता लगता है कि बदलू अपना काम कितनी मेहनत से करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि जो चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं उसे मनिहार कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि व्यवसाय था। पैतृक यानी कि उसके पिताजी का व्यवसाय था, पीढ़ियों से चला आ रहा व्यापार था। तो वो उसके यानी कि उसके पिताजी भी चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे और पिताजी के पिताजी भी चूड़ियाँ बनाने का ही कार्य करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी और आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था, यानी कि उसकी चूड़ियों की मांग बहुत अधिक थी और केवल उसी गांव की औरतें ही नहीं, आसपास की गांव की औरतें भी उससे चूड़ियाँ ले जाती थी। लेकिन वह अपनी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। इसके लिए वह एक अलग ही तरीका अपनाता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ है लेन देन। तो पुराने ज़माने में जिस तरह से वस्तु विनिमय का तरीका था, अभी भी वो अपनी चूड़ियों को इसी तरीके से बेचता था। वस्तु विनिमय में एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। तो और लोग अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वह अनाज लेता था और उसके बदले में अपनी चूड़ियाँ दे देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उसका स्वभाव बहुत सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो लेखक कहते हैं कि कभी भी उन्होंने उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह अपनी बात पर अड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकालना मतलब अपनी कमी पूरी कर लेता था। जीवन भर मतलब अगर कोई उससे मुफ्त में भी चूड़ियाँ ले जाए तो उसकी कसर यानी कि उसकी कमी वह कैसे पूरी करता था कि विवाह के अवसर पर मुँह मांगे दाम लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है, यानी कि शादी के समय जो दुल्हन जोड़ा पहनती है उसे सुहाग का जोड़ा कहा जाता है। तो सुहाग के जोड़े का यानी कि इतना महत्व था कि वह उस जोड़े का मुँह मांगा दाम लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत परेशान होना, बहुत कष्ट उठाना। तो वो लेखक कहता है कि उसके गांव में जब वो मामा के गांव में किसी लड़की का विवाह था तो वह अपनी चूड़ियों का दाम लेने के लिए अड़ गया था और उसको मनाने में, लोगों को उसको मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो यानी कि विवाह में इस जो चूड़ियों का जोड़ा था, लाख की चूड़ियों का, उससे उसको मन
जो मुंह मांगी कीमत मिलती थी। उसकी पत्नी, घरवाली यानी कि इसकी पत्नी को वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मतलब बहुत सारा अनाज मिलता, उसे अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी अलग से मिलते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी, यानी कि बदलू को किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और उस समय कांच की चूड़ियाँ जो कि मशीनों से बनाई जाती थी धीरे धीरे प्रचलन में आने लगी। तो वह कभी अगर किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता, कुढ़ जाता मतलब चिढ़ जाता था, क्रोधित हो उठता था और इस कारण वह कभी कभी बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। तो लेखक जब भी बदलू से मिलने जाते थे तो उसको चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे और वो कहते हैं कि बदलू उनसे कई घंटे तक बातें किया करते। तो उन बातों में वो उससे क्या पूछते? कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। क्योंकि लेखक उस समय शहर में रहते थे तो लेखक से वो पढ़ाई के बारे में या उनके घर के बारे में या शहरी जीवन के बारे में पूछता था। तो मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। अगर लेखक उससे कहते कि शहरों में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो कहता, शहर की बात और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। तो लेखक कहते हैं कि बदलू अपनी बात का तर्क इस तरह से देता था कि शहरी औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं और लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में मौज ना आ जाएगी। इस तरह से वो अपनी बात का समर्थन करता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह मेरे लिए सदा मलाई बचा कर रखता। तो लेखक जब भी बदलू से मिलने जाते थे तो बदलू उसके लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए देता था, जैसे गाय का दूध और की मलाई और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। तो लेखक जब भी जाते थे तो बदलू उनका अच्छे से खातिर करता था, उसको खाने के लिए मलाई देता था और आम देता था। लेकिन लेखक को सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि वह रोज़ ही बदलू रोज़ लेखक के लिए 1-2 लाख की गोलियां बना देता। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं बहुधा मतलब ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और यानी कि 1 या आधा महीना वहाँ रुक कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। तो लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी की दूर के शहर में बदली यानी कि तबादला हो गया और एक लंबी अवधि तक यानी कि बहुत समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो उसके बाद काफ़ी सालों के बाद लगभग 8-10 सालों के बाद लेखक जब अपने मामा के गांव जाते हैं तब तक उनकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि वो बड़े हो गए थे। आते गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो गांव आने के बाद भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया कि उन्हें उनसे मिलना है, ये ध्यान नहीं रहा। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो जब लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर सभी स्त्रियों ने
किसकी चूड़ियाँ पहनी हैं? कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। विरले ही हाथों में, मतलब बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा, मतलब अचानक उन्हें बदलू का ध्यान हो आया। तो एक घटना घटी जिस घटना से उन्हें बदलू के बारे में याद आया। क्या बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। तो लेखक कहते हैं कि बरसात के समय उनके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब मरहम पट्टी, घाव पर मलहम लगाकर पट्टी करनी पड़ी। और तभी सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल लाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। तो उसको, लेखक को अपनी जो बहन है उसके हाथ में कांच की चूड़ी घुसने से जो उसको चोट लगी, उसी से उसको बदलू की याद आई कि किस तरह से बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लेकिन कांच की चूड़ियों से क्या हुआ कि वो उसके हाथ में लगने से उसे लगा कि मैं बदलू से मिलकर आऊँ। तो वो बदलू से मिलने के लिए जाता है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तो बचपन में लेखक ने अपना नाम क्या बताया? जनार्दन। उस आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक बदलू से मिलने जाते हैं। तो बदलू वहाँ पर एक खाट पर लेटे होते हैं। तो वो उनको अपना परिचय देते हैं। लेखक अपना नाम क्या बताते हैं? जनार्दन, जो कि उनके बचपन का नाम था। और उनको बताते हैं कि मैं आपसे लाख की गोलियां बनाकर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो वो अपनी स्मृति पटल पर, अपने यानी कि याददाश्त पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि अपनी, यानी कि जो पुरानी याद है उसको, याददाश्त को देख रहा हो कि याद कर रहा हो कि तभी एकदम से उसे याद आया कि हाँ हाँ, आओ बैठो लल्ला, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो लेखक ने कहा कि इधर काफ़ी समय तक आना नहीं हो सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी खट्टिया मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने जब वहाँ यहाँ देखा तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया, जो कि पहले वो चूड़ी बनाते वक्त मच्छी पर बैठकर चूड़ी बनाता था, और जो भट्टी थी वो भी नज़र नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो लेखक को बदलू कहता है कि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा काम कई सालों से बंद है। अब क्योंकि गांव में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। गांव गांव में कांच का प्रचार, मतलब हर एक गांव में सभी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। और फिर कुछ देर चुप होकर कहने लगा कि मशीन युग है ना लल्ला, यानी कि मशीन युग होने से आजकल सब काम मशीनों से ही हो रहे हैं। खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता, यानी कि कांच की चूड़ियाँ देखने में सुंदर होती है, उसकी लागत भी कम होती है, इसलिए अब लाख कौन खरीदता है। तो लाख की चूड़ियाँ बनाना उसने बंद कर दिया। तो बच्चों, आज आपने यह कहानी यहाँ तक पढ़ी। आगे क्या हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। तो ये कहानी में आपने जो जो कहानी में आपने पढ़ा है, उसमें से आपको अपने अतिरिक्त प्रश्न उत्तर बनाने हैं। धन्यवाद।